जरूर। सपने हैं लहरे, मंजिलें हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। सपने हैं लहरे, मंजिलें हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। सपने हैं लहरे, मंजिलें हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। सपने नमस्कार। आज हम चल रहे हैं झारखंड के एक बहुत ही अनमोल खजाने की ओर, सारंडा जंगल। जी। हमारे पास saranda.pdf दस्तावेज है और हम इसी के जरिए इस जंगल की भव्यता, इसके महत्व और हाँ, हाल के कुछ अहम घटनाक्रमों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये कोई मामूली जंगल नहीं है, एशिया का सबसे बड़ा साल वन है ये, और इसे 700 पहाड़ियों की भूमि भी कहते हैं। हाँ, और हमारा इरादा यही है कि सारंडा की जो प्राकृतिक संपदा है, इसकी जो खास बायोडायवर्सिटी है, यहाँ की आदिवासी संस्कृति से इसका जो गहरा नाता है, और ये जो हाल में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने का मामला उठा है, उससे जुड़े कानूनी पहलुओं का मतलब एक संतुलित नजरिया पेश करें, जो दस्तावेज में है उसी पर आधारित। तो चलिए शुरू करते हैं सारंडा के परिचय से ही। 700 पहाड़ियों की भूमि, ये सुनते ही लगता है कि कितनी विशाल रहस्यमयी जगह होगी। बिल्कुल। और एशिया का सबसे बड़ा, सबसे घना साल वन, यहाँ की खूबसूरती, इसका घनापन वाकई लाजवाब है। भौगोलिक तौर पर देखें तो ये ज्यादातर झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में है, और कुछ हिस्सा पड़ोसी राज्य ओडिशा में भी आता है। अच्छा। यहाँ की जमीन मतलब काफी ऊंची नीची है, पहाड़ियां हैं 200 मीटर से 900 मीटर तक। सबसे ऊंची चोटी कोई 927 मीटर की है। और ये इलाका सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए नहीं जाना जाता, यहाँ खनिज संपदा भी है, खासकर लौह अयस्क, बहुत बड़ा भंडार है यहाँ। हाँ, किरीबुरु और मेगा हाथुबुरु का नाम तो सुना है, वो यही है। जी हाँ, बिल्कुल। ये बड़ी लौह अयस्क परियोजनाएं इसी सारंडा क्षेत्र में हैं। और ये जो नाम है सारंडा, इसके पीछे भी कहानी है शायद। दस्तावेज में 2 बातें लिखी हैं। जी। पहली तो यही 700 पहाड़ियों का स्थल, जैसा आपने कहा। हाँ। दूसरी व्याख्या थोड़ी ज्यादा स्थानीय है, वहाँ की संस्कृति से जुड़ी हुई। कहते हैं कि ये नाम यहाँ मिलने वाले सांभर हिरण, जिसे हो भाषा में सारोम कहते हैं। सारोम? हाँ, सारोम और पानी के जो स्रोत हैं, मतलब दा, जिसका मतलब पानी होता है, तो इन दोनों को मिलाकर बना है सारोम और दा, यानी सारंडा। वाह, सारोम प्लस दा इज इक्वल टू सारंडा, मतलब पहाड़, पानी और जानवर सब कुछ नाम में ही है। बिल्कुल, जंगल का पूरा चरित्र इस नाम में झलकता है। वाकई दिलचस्प। अच्छा, अब जरा यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता पर आते हैं। एशिया का सबसे बड़ा साल वन तो है ही, पर क्या और भी कुछ खास है यहाँ? हाँ, साल के पेड़ तो हैं ही, उनका साम्राज्य है एक तरह से। लेकिन सारंडा ऑर्किड के शौकीनों के लिए भी जन्नत है। ऑर्किड की बहुत सारी किस्में मिलती हैं यहाँ। ऑर्किड? जी, ऑर्किड। जैसे वो डेंड्रोबियम जीनस है, उसकी सारी 11 प्रजातियां यहाँ मिलती हैं। एक जगह है थोलकोबाद, करीब 550 मीटर की ऊंचाई पर। थोलकोबाद? हाँ, वो ऑर्किड की कुछ दुर्लभ किस्मों के लिए मशहूर है। खासकर एक है बल्बोफिलम फिम्ब्रियाटम। बल्बोफिलम फिम्ब्रियाटम, नाम तो मुश्किल है। हाँ, नाम थोड़े मुश्किल होते हैं इनके। और वहीं पास में एक लिगाडा दलदल भी है। वो भी बड़ा मशहूर है। दलदल, उसकी क्या खासियत है? एक तो उसकी खास तरह की वनस्पतियां हैं, जैसे हेडिक्यूम, सेज,
घास वगैरह, और दूसरी एक किंवदंती है कि वो इतना गहरा है कि उसमें हाथी भी समा सकता है। क्या बात है, हाथी! हाँ, ऐसा कहते हैं। और उसके चारों तरफ घने साल के जंगल हैं, पाम की किस्में हैं, जंगली केले हैं और भी कई दुर्लभ पौधे हैं। और एक पौधे का जिक्र था दस्तावेज में जो भारत में सिर्फ 2 ही जगह मिलता है। हाँ, वो है पेक्टेली फ्लोरा। दस्तावेज बताता है कि भारत में ये सिर्फ सारांडा में, किरीबुरू के पास और उत्तराखंड की टोन्स वैली में मिलता है। सिर्फ 2 जगह? जी। ये दिखाता है कि सरांडा की बायोडाइवर्सिटी कितनी यूनिक और कितनी महत्वपूर्ण है, मतलब ग्लोबल लेवल पर। और यहाँ सिर्फ पेड़ पौधे नहीं, जानवर भी खूब हैं। स्तनधारी, पक्षी, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, तितलियां। ये पूरा इलाका जो है वो छोटा नागपुर बायोजियोग्राफिक जोन का हिस्सा है और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के जंगलों से जुड़ा हुआ है। और ये जुड़ाव हाथियों के लिए बहुत जरूरी है, जैसा आपने पहले भी इशारा किया था। निश्चित रूप से सारंडा जो है वो सेंट्रल इंडियन एलिफेंट्स के लिए एक बहुत ही अहम कॉरिडोर है, मतलब गलियारा। अच्छा। ये हाथी झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, इनके बीच आने जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कॉरिडोर अगर सुरक्षित रहे बिना रुकावट के, तो ये ना सिर्फ हाथियों के लिए बल्कि पूरे इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, यहाँ बाघ, तेंदुए, स्लॉथ बेर जैसे और भी जानवर हैं। तो ये तो हुई प्रकृति की बात, लेकिन यहाँ इंसानों की कहानी भी उतनी ही गहरी है। सारंडा की करीब 80% आबादी आदिवासी समुदायों की है, मुंडा, उरांव। जी, और भी कई प्राचीन समुदाय हैं। और ये लोग सिर्फ वहां रहते नहीं हैं, वो सदियों से इस जंगल के रखवाले हैं, संरक्षक हैं। उनका रिश्ता कैसा है जंगल से? बहुत गहरा, मतलब अन्योन्याश्रित कह सकते हैं आप। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी आजीविका लगभग पूरी तरह जंगल पर ही निर्भर है। जैसे शहद है, मशरूम है, महुआ के फूल, उसके बीज, साल के पत्ते, दवाइयों वाले पौधे तो अनगिनत हैं। घर बनाने के लिए लकड़ी, जलाने की लकड़ी, छप्पर के लिए घास, लाख बनाने के लिए कुसुम और पलाश के पेड़ हैं, खेतों के लिए हरी खाद, दातून, इमली और ना जाने कितने तरह के जंगली फल। लिस्ट बहुत लंबी है। और पानी? हाँ, कारो और कोयना जैसी नदियां हैं, छोटी धाराएं हैं जो उनके खेतों के लिए, पीने के लिए जीवन रेखाएं। ये तो हुई जरूरतें, लेकिन संस्कृति? वो भी जंगल से ही बुनी हुई है। उनके रीति रिवाज, उनके त्योहार, सब कुछ जंगल के इर्द गिर्द है। वो साल और करम जैसे पेड़ों की पूजा करते हैं। हाँ, ये तो सुना है। और हर आदिवासी गांव में एक सरना होता है। सरना वो क्या है? वो एक पवित्र उपवन होता है, मतलब सेक्रेड ग्रूव। कोई 2 से 5 एकड़ का एरिया होता है गांव में, जिसे वो संरक्षित रखते हैं। वहां पेड़ काटना मना होता है। अच्छा। ये सिर्फ उनकी आस्था की जगह नहीं है, ये बायोडाइवर्सिटी बचाने का एक पारंपरिक तरीका भी है। दिखाता है कि उनका रिश्ता कितना आध्यात्मिक और टिकाऊ रहा है जंगल के साथ। इतनी खूबसूरती, इतनी रिच संस्कृति, तो जाहिर है सारंडा में इको टूरिज्म की काफी संभावनाएं होंगी। बिल्कुल, और इससे स्थानीय लोगों के लिए कमाई के नए रास्ते भी खुल सकते हैं। दस्तावेज कहता है कि अक्टूबर से मार्च का समय घूमने के लिए सबसे अच्छा है, और 2024 से वन सफारी के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो गई है। अच्छा, ऑनलाइन बुकिंग भी। और देखने लायक जगहें कौन-कौन सी हैं? कई हैं, जैसे सारांडागढ़ है, एक पुराना किला है वहाँ, लोहे के नगाड़े भी हैं, झरने बहुत सुंदर हैं, तायोबो फॉल्स, पंचेरी फॉल्स जिसे छिपा हुआ रत्न कहते हैं। पंचेरी, छिपा हुआ रत्न। हाँ, फिर जिंगरा या जिक्रा फॉल्स है किरीबुरू के पास, एक झाटी सरिंग फॉल्स है जो मौसमी है, और चिरीबुरू और मेगाहातोबुरू से सनराइज और सनसेट का नज़ारा बहुत खूबसूरत दिखता है। और वो थोलकोवाद गांव जिसका जिक्र ऑर्किड के लिए आया था, वो भी घने जंगलों के बीच बसा है। वहाँ फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी हैं। और टूरिस्ट वहाँ के लोकल आदिवासी समुदायों से मिल सकते हैं, उनकी संस्कृति देख समझ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये अनुभव का एक अहम हिस्सा हो सकता है। उनकी परंपराएं, उनके नाच गाने, रीति रिवाज देखना समझना। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब जरा इसके इतिहास और एडमिनिस्ट्रेशन पर एक नज़र डाल लेते हैं संक्षेप में, ताकि जो मौजूदा स्थिति है वो और साफ हो। जी, तो इतिहास देखें तो सारंडा पहले पोरहाट के राजा की संपत्ति था, मतलब सिंहभूम के राजा की। कोल्हान एस्टेट का हिस्सा था ये। अच्छा। फिर 1836 में ये ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में आ गया। उसके बाद यहाँ कई बार लैंड सेटलमेंट हुए। और जंगल को मैनेज करने, उसे बचाने की कोशिशें कब शुरू हुई? जो संगठित प्रयास थे वो करीब 1864 के आसपास शुरू हुए। लेकिन एक बड़ा कदम था 1882 में। तब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 के तहत लगभग 1.25 लाख एकड़ इलाके को
रिजर्व्ड फॉरेस्ट घोषित किया गया। रिजर्व्ड फॉरेस्ट 1882 में। जी, हालांकि सीमा को लेकर कुछ अनिश्चितता बनी रही और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर भी ये कई बार बदला। कभी हजारीबाग के अंडर रहा, फिर छोटा नागपुर फॉरेस्ट डिवीजन बना 1890 में, अलग सिंहभूम फॉरेस्ट डिवीजन बना और फिर रेंजों का भी बंटवारा और विलय होता रहा। जैसे हाल में 1995 में सासांगदा रेंज बनी थी गुआ और समता रेंज से। ये बदलाव दिखाते हैं कि मैनेजमेंट की प्राथमिकताएं कैसे बदलती रही। चलिए अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने हाल के सालों में सारंडा को मतलब नेशनल लेवल पर सुर्खियों में ला दिया है। इसे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी यानी वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का मामला। हाँ, ये एक काफी पेचीदा मामला है। बिल्कुल, एक तरफ पर्यावरण बचाना है, दूसरी तरफ देश को लोहे की जरूरत है, फिर आदिवासी समुदायों के अधिकार हैं और अवैध खनन की समस्या भी है। सब कुछ उलझा हुआ है। जी, हम यहाँ कोशिश करेंगे कि अक्टूबर 2025 तक जो स्थिति थी, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो निर्देश थे और जो अलग-अलग पक्षों की दलीलें थीं, उन्हें दस्तावेज के आधार पर पूरी निष्पक्षता से समझें। तो इसकी शुरुआत होती है जुलाई 2022 में एनजीटी के एक आदेश से। एनजीटी ने निर्देश दिया कि सारंदा सांगादा इलाके को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाए। इको सेंसिटिव जोन मतलब जहां कुछ गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं। हाँ, पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील इलाका। दिलचस्प बात यह है कि 1968 में ही जब बिहार एक था, तब इसे गेम सेंचुरी घोषित किया गया था, लेकिन उसकी फॉर्मल नोटिफिकेशन कभी जारी नहीं हुई। अच्छा, तो उसे कानूनी बल नहीं मिला? बिल्कुल नहीं। तो जब झारखंड सरकार ने एनजीटी के 2022 वाले आदेश को लागू करने में देरी की, तो मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सरकार ने देरी क्यों की? क्या वजह बताई? सरकार ने कई वजहें गिनाई। आदिवासी अधिकार, खासकर 5वीं अनुसूची वाले इलाके का हवाला दिया, खनन से मिलने वाले राजस्व का मुद्दा उठाया और ये भी कहा कि राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट्स जैसे चंद्रयान है, डिफेंस है, उनके लिए लोहे की जरूरत है। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने भी अपनी खदानें चलाने की इजाजत मांगी। और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला कब से चल रहा था? असल में ये 2012 की एक जनहित याचिका PIL से जुड़ा हुआ है, लेकिन हाल में तेजी तब आई जब एनजीटी के आदेश का पालन नहीं हुआ। अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। फिर सितंबर 2025 में कोर्ट ने काफी सख्त रुख अपनाया। राज्य सरकार को अवमानना मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की चेतावनी तक दे दी। बाप रे। आखिरकार 7 अक्टूबर 2025 को कोर्ट ने लगभग 31,468 हेक्टेयर इलाके को सेंचुरी घोषित करने की इजाजत दी। ये पहले जो 57,000 हेक्टेयर प्रस्तावित था, उससे काफी कम था। अच्छा, कम कर दिया एरिया। हाँ, फिर 14 से 16 अक्टूबर के बीच नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेकिन मामला अभी शांत नहीं हुआ। राज्य सरकार पर स्थानीय विरोध का दबाव है और वो इसे चुनौती देने या एरिया और कम करके 250 वर्ग किलोमीटर करने की अपील करने पर विचार कर रही है। तो ये पूरा मामला वाकई बहुत उलझा हुआ है। क्या मुख्य मुद्दे हैं इसमें? देखिए, कई परतें हैं। पहला तो साफ है पर्यावरण बनाम खनन। अवैध खनन ने जंगल को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब संरक्षण की कोशिश हो रही है तो खनन लॉबी और स्थानीय हितों से टकराव हो रहा है। दूसरा, कोर्ट का रोल। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट को अपने आदेश मनवाने के लिए सख्ती करनी पड़ी। तीसरा, स्थानीय विरोध और विस्थापन का डर। ये बहुत गहरा है, खासकर आदिवासी समुदायों में। जी। चौथा, वही आर्थिक बनाम पर्यावरण वाली दुविधा। राज्य को रेवेन्यू चाहिए, लेकिन कीमत पर्यावरण और लोग चुका रहे हैं। और पांचवा, पूरी कानूनी प्रक्रिया में बहुत ज्यादा देर हुई है। 2012 से मामला खिंच रहा है। इसमें जो सबसे बड़ा डर है स्थानीय आदिवासियों को, वो विस्थापन का है। क्या सैंक्चुरी बनने से उन्हें वाकई अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी? उनके जो सदियों पुराने अधिकार हैं जंगल पर, उनका क्या होगा? ये सबसे सेंसिटिव सवाल है और इस पर सुप्रीम कोर्ट के जो एमिकस क्यूरी थे, मतलब न्याय मित्र के परमेश्वर जी, उन्होंने साफ किया है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और नेशनल पार्क, इनमें फर्क होता है। सैंक्चुरी में स्थानीय समुदायों, खासकर आदिवासियों के रहने के, खेती करने के और पारंपरिक रूप से जंगल के संसाधन इस्तेमाल करने के अधिकार बने रहते हैं। अच्छा, मतलब जैसे वो लघु वनोपज इकट्ठा करते हैं या चराई करते हैं। हाँ बिल्कुल, वो अधिकार सुरक्षित रहते हैं। उन्हें विस्थापित नहीं किया जाता, ना ही उनके अधिकार छीने जाते हैं। ये नेशनल पार्क से अलग है। हाँ, झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी 14 अक्टूबर 2025 को कहा था कि विस्थापन नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद कहा है कि जो लीगल माइनिंग है, जैसे सेल की, और जो आदिवासी बस्तियां हैं, उन्हें नोटिफिकेशन से छूट मिलेगी। जी हाँ, कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है। लेकिन सैंक्चुरी के 1 किलोमीटर के दायरे में नई माइनिंग पर रोक लगेगी।
इसका कुछ असर तो हो सकता है। कानूनी तौर पर क्या सुरक्षा है इन अधिकारों की? देखिए, एक तो है वन अधिकार अधिनियम यानी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA 2006। ये आदिवासियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को जंगल की जमीन पर व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार देता है। और सैंक्चुरी घोषित करने की प्रक्रिया में इन FRA अधिकारों को पहले मान्यता देना और रिकॉर्ड करना जरूरी है। ये एक शर्त है। सुप्रीम कोर्ट और एमिकस क्यूरी दोनों ने इस पर बहुत जोर दिया है। और वो 5वीं अनुसूची? हाँ, सारंडा 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है, जिसे संविधान के तहत आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान मिले हैं। तो कानूनी गारंटी तो है, लेकिन इसके बावजूद डर बना हुआ है। विस्थापन का डर, रोजगार छिनने का डर, अपनी संस्कृति पर असर का डर। ये चिंताएं वास्तविक हैं और इन्हें गंभीरता से लेना होगा। बिल्कुल, इन चिंताओं को दूर करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर इन्हें ठीक से संभाला जाए तो सैंक्चुरी बनने के कुछ फायदे भी हो सकते हैं। दस्तावेज में कुछ सकारात्मक प्रभावों का भी जिक्र है। हाँ बिल्कुल। सबसे पहला और सीधा फायदा तो बायोडायवर्सिटी का बेहतर संरक्षण ही है। एशिया का ये सबसे बड़ा सालवन, यहाँ के हाथी, बाघ, तेंदुए, अनगिनत पक्षी, इन्हें ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। अवैध कटाई, अवैध शिकार रुकेगा। और अवैध खनन? हाँ, उस पर भी लगाम लगेगी। 2000 के दशक में यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर अवैध खनन हुआ था। अब वो जो 1 किलोमीटर का बफर जोन बनेगा, उसमें नई माइनिंग रुकेगी तो पर्यावरण को और नुकसान से बचाया जा सकेगा। खनन माफिया पर भी अंकुश लगेगा। और इससे शायद वो विस्थापन भी कम हो जो खनन की वजह से होता है। हाँ, ये एक अहम बात है। खनन के कारण भी तो विस्थापन होता है और ज्यादातर आदिवासियों का ही होता है। तो अगर अवैध और अनियंत्रित खनन रुकेगा तो वो विस्थापन भी कम होगा। तीसरा फायदा आदिवासी अधिकारों की कानूनी सुरक्षा को मजबूती मिलना हो सकता है। जी, ये हो सकता है। FRA अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। अगर उनके दावे ठीक से दर्ज हो गए तो उनके जल, जंगल, जमीन पर अधिकार कानूनी रूप से और मजबूत हो जाएंगे। और चौथा, रोजगार के नए अवसर, इको टूरिज्म वगैरह। हाँ, इसकी संभावना है। अगर इसे सही तरीके से, मतलब समुदाय आधारित और सस्टेनेबल तरीके से विकसित किया जाए, स्थानीय आदिवासियों को गाइड बनने का, होम स्टे चलाने का, हैंडीक्राफ्ट बेचने का मौका मिल सकता है। असम के मानस नेशनल पार्क जैसे मॉडल का जिक्र भी है। और पांचवा, क्लाइमेट चेंज के नजरिए से भी कुछ फायदा है। हाँ बिल्कुल। सारांडा एक बहुत बड़ा कार्बन सिंक है, मतलब ये भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। इसे बचाने का मतलब है कि ये क्षमता बनी रहेगी या बढ़ेगी भी। ये भारत के जो इंटरनेशनल क्लाइमेट गोल्स हैं, जैसे पेरिस एग्रीमेंट, उन्हें पूरा करने में भी मदद करेगा। तो हमने देखा कि सारांडा सिर्फ जंगल नहीं है, ये प्रकृति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, कानून, इन सब का एक बहुत ही जटिल संगम है। बिल्कुल। यहाँ संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाना एक बहुत बड़ी और बहुत नाजुक चुनौती है, और ये हाल के घटनाक्रमों से और भी साफ हो गया है। जी हाँ, ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस साधने जैसा है। एक तरफ देश की इतनी कीमती प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत है, जिसमें सदियों से वहां रह रहे आदिवासियों के अधिकार शामिल हैं, और दूसरी तरफ विकास की जरूरतें हैं, आर्थिक दबाव हैं और कोर्ट के आदेश भी हैं। और इसी के साथ हम आज की ये गहरी पड़ताल यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल जरूर छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। सारंडा के साथ आदिवासी समुदायों का इतना गहरा ऐतिहासिक सांस्कृतिक जुड़ाव है, तो भविष्य में जो भी संरक्षण के प्रयास हों, वो सिर्फ कानूनी ढांचों या सरकारी योजनाओं तक ही सीमित न रहें, बल्कि जंगल की लंबी सेहत और उसके असल रखवालों यानी आदिवासी समुदायों की भलाई के लिए उनके जो पारंपरिक ज्ञान हैं, उनके जो मैनेजमेंट के तरीके हैं, उन्हें सही मायने में कैसे शामिल किया जा सकता है, कैसे उन्हें आत्मसात कर सकते हैं।